Third Vampire Studios presents मुंबई में ठाणे के तलावपाली के पास ही एक सुंदर छोटी सी लाइब्रेरी है जो ठाणे के रहने वालों के बीच काफी मशहूर है। उस लाइब्रेरी का नाम है राजमाता अहिल्याबाई होलकर वाचनालय। यहाँ सभी उम्र के लोग आकर बैठते हैं और घर पर पढ़ने के लिए किताबें भी ले जाते हैं। गर्मी की छुट्टियों का वक्त था और बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों में 3-3 किताबें लेकर लाइब्रेरी के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। लाइब्रेरी के नियमों के मुताबिक एक वक्त पर एक मेंबर सिर्फ 3 किताबें या मैगजीन ले जा सकता था। इन किताब ले जाने वाले बच्चों में से एक का नाम था तुषार देशपांडे। वो रोज रात को 11 बजे तक किताबें पढ़ता, जब तक कि उसकी मां आकर उसके हाथों से किताब ना ले ले। उसके बाद ही छोटा सा तुषार अपनी आंखें मसलते हुए सोता। पर अपनी मां को किताब देने से पहले वो अपनी किताब में एक बुकमार्क रख देता ताकि कल वो उसी पन्ने से पढ़ना जारी रख सके। पर हर दोपहर जब वो खेलने के बाद घर आता और अपनी फेवरेट किताब लेकर काउच पर कूदता, तब उसके माथे पर शिकन आ जाती। वो चिढ़कर अपनी मां से पूछता, मम्मा, आपने मेरा बुकमार्क निकालकर दूसरे पेज में क्यों रख दिया? उसकी मां भी रोज उस छोटे से बच्चे की शिकायत को अनसुना करती और उसे चुप कराने के लिए कहती, अच्छा बेटा, ऐसा किया मम्मा ने? ओ सॉरी बेटा। बात बहुत छोटी सी थी, पर इसके पीछे एक बड़ा कारण था। You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात यह थी कि तुषार देशपांडे जिस घर में रहता था वो एक छोटा सा बंगला था जिसका नाम था देशपांडे मैंशन। उस बंगले के मालिक के बेटे का हाल ही में देहांत हो गया था। वो इसीलिए गुजर गया था क्योंकि बचपन से ही उसे लिवर का एक सीरियस प्रॉब्लम था। उस माली के बेटे का नाम था भरत और उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था। वो तुषार से सिर्फ 1 साल छोटा था और इस वजह से उसे हर साल तुषार की इस्तेमाल की हुई स्कूल की किताबें और यूनिफॉर्म मिलती थी। इस वजह से उसे पढ़ने में बहुत आसानी होती थी। जब भरत गुजर गया तब उसकी आत्मा वहीं जेब में हाथ डाले वहीं टहलती रहती क्योंकि उसे पढ़ाई से बहुत प्यार था। तुषार की तरह उसे भी कॉमिक्स बेहद पसंद थी। मरने के बाद भी भरत रात को तुषार की कॉमिक्स पढ़ता और पढ़कर थकने के बाद वो अपने पढ़े हुए पन्ने पर उस किताब में ही रखा हुआ बुकमार्क रख देता। इसीलिए तुषार को हमेशा अपना बुकमार्क एक अलग पन्ने पर मिलता। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents जुलाई का महीना था। मुंबई में हमेशा की तरह घमासान बारिश हो रही थी। लोग हक से छुट्टी मार रहे थे और घर पर बैठे बैठे गर्मा गर्म भजियों का मजा ले रहे थे। ज्यादातर लोग घर पर ही दुबक कर बैठे थे और गैलरी में बैठकर बारिश को निहार रहे थे। और उन्हें कोसने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने वाले होटल्स के डिलीवरी बॉयज थे जो बारिश में तरबतर होकर गरम गरम खाना पहुंचा रहे थे। वहीं भिवंडी के एक वेयरहाउस के पास एक अजीब घटना घट रही थी। एक बड़े से वेयरहाउस के कंपाउंड में से बहुत सारा पानी बहकर रास्ते पर आ रहा था, जो कि इस मौसम में आम बात थी। अजीब बात यह थी कि उस बहते हुए पानी के साथ छोटी छोटी कागज की कश्तियां भी बहकर बाहर आ रही थीं। उस रास्ते के घरों और दुकानों में रहने वालों को यह देखकर हैरानी हो रही थी। पानी तो बहते हुए सभी जगहों से आ रहा था, इसीलिए किसी को भी यह पता नहीं चला कि ये सभी कागज की कश्तियां एक बड़े से जूतों के वेयरहाउस से आ रही हैं। सब हैरान थे, इतनी जोरदार बारिश में इतनी शिद्दत से इतनी सारी कागज की कश्तियां आखिर कौन बना रहा है?
You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात ये थी कि उस वेयरहाउस के नीचे रात को कुछ अनाथ बच्चे जमा होते थे जो वहां इंसानी हैवानों से बचकर रोज सोने आते थे। वेयरहाउस का बूढ़ा वॉचमैन इसके लिए मान जाता था क्योंकि उसको भी पता था कि अनाथ बच्चों पर लोग कैसे कैसे जुल्म ढाते हैं। वो उन्हें वेयरहाउस के नीचे रात को सोने देता, बशर्त वो वहां गंदगी ना फैलाएं। उसमें से एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था श्याम। श्याम कद में भी बहुत छोटा था क्योंकि उसे बचपन से ही कभी भरपेट खाना नहीं मिला था। एक रात ऐसे ही भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वेयरहाउस के आगे पीछे घूमते घूमते बगल के छोटे वेयरहाउस में चला गया जो बहुत ही कम इस्तेमाल होता था। वहां वो ग्राउंड फ्लोर की एक छोटी सी खिड़की से अंदर घुस गया और एक बड़ी सी सीढ़ी के सहारे नीचे उतर गया। जब वो सीढ़ी के आखिरी पायदान से उतर रहा था तब वो लड़खड़ाया। उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए उस सीढ़ी को पकड़ा। तब वो सीढ़ी जो दीवार से सटी हुई थी हिल गई और कपड़ों के एक थान पर गिर गई। गिरते गिरते वो सीढ़ी श्याम को भी घायल कर गई। वो 1.5 दिन तक सर पर चोट लेकर वहीं पड़ा रहा। उसकी कमजोर आवाज भी बाहर वालों तक नहीं पहुंच रही थी। पहले ही जिंदगी से प्रताड़ित उस नन्ही सी जान ने वहीं पे अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली, पर श्याम की रूह वहीं उन वेयरहाउस के बीच भटकती है। और इस बार जब जोरदार बारिश आई तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से एक मासूम सा खेल खेलने लगा। उसने वेयरहाउस की फाइल्स के कागजों की कश्तियां बनाई और उन्हें खूब मजे लेकर पानी में बहा दिया। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents. देर शाम का वक्त था। एयरपोर्ट पर काफी देर से इंतजार करता हुआ रोहन पटनायक आखिरकार मर्मेड एयरलाइंस के प्लेन में चढ़ ही गया। अब वो अंगड़ाई ले रहा था और कुछ घंटे आराम से सोने की फिराक में था। उसने एक हल्का सा डिनर किया और अपनी विटामिन की गोली ली। वैसे रोहन पटनायक 52 साल का था और एक फ्रीक्वेंट फ्लायर भी था। वो एक कॉर्पोरेट में वाइस प्रेसिडेंट था और कई बार ऑफिस के काम के सिलसिले में उसे फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी। इस बार अगली सुबह 9 बजे उसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करनी थी। 11:30 बजे डिनर करने के बाद रोहन पटनायक ने अपने सर के ऊपर की रीडिंग लाइट बंद कर दी और सोने की तैयारी की। दिन भर की थकान के बाद उसे नींद जल्दी आ गई। शुरुआत में तो उसने सपना भी देखा कि वो मर्मेड एयरलाइंस का पायलट है और वो प्लेन उड़ा रहा है। उसके बगल में एक खूबसूरत एयर होस्टेस बैठी है जो उससे पूछ रही है, सर आप चाय में कितनी चीनी लेंगे? तभी रोहन पटनायक की आंखें चकाचौंध हो गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने फुल ग्लेयर पर उसके सीट के ऊपर की रीडिंग लाइट चालू कर दी थी। रोहन पटनायक परेशान होकर उठ गया। उसने अपनी बगल वाली सीट में देखा, पर बाजू वाले दोनों आराम से आंखों पर आई मास्क लगाकर सो गए थे। उनके ऊपर की रीडिंग लाइट्स भी बंद थी। रोहन पटनायक को आई मास्क लगाना पसंद नहीं था क्योंकि उनमें उसे घुटन महसूस होती। जब रोहन पटनायक ने धीरे से उतरकर सामने वाले रो की सीट्स देखी तो वो लोग भी घोड़े बेचकर सोए हुए थे। वो अपना सर खुजाने लगा और इधर उधर देखने लगा, पर प्लेन के अंदर ज्यादातर अंधेरा था और बस कुछ ही लोग ईयरफोन्स लगाकर अपने फोन पर या सामने की सीट पर लगे डीवीडी प्लेयर पर मूवीज देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रोहन पटनायक की आंख लग गई और जब ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद में है, तभी किसी ने फिर से उसके सर के ऊपर की रीडिंग लाइट चालू कर दी। अब रोहन पटनायक
अपना आपा खोने लगा था। उसने इशारे से एयर होस्टेस को बुलाया और पूरी प्रॉब्लम समझाई। एयर होस्टेस ने उसके सामने ही वो रीडिंग लाइट 2-3 बार बंद चालू की। तब वो लाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर रोहन ने उसे बताया कि लाइट 15 मिनट और आधे घंटे के बीच में खुद ब खुद चालू हो जाती है। उस एयर होस्टेस ने रोहन को दिलासा दिया कि इस बार वो खुद उस रीडिंग लाइट पर नजर रखेगी। उसकी मीठी आवाज सुनकर रोहन को राहत मिली और वो फिर से एक बच्चे की तरह सो गया। 20 मिनट बाद वो कमबख्त रीडिंग लाइट फिर चालू हो गई। अब रोहन पटनायक बेहद चढ़ गया। उसने एयर होस्टेस को इशारे से तुरंत अपनी सीट के पास बुलाया और पूछा, ये क्या चल रहा है मैडम? पर उस बेचारी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा रात भर चलता रहा और सुबह 5 बजते ही इस लाइट का बंद चालू होने का सिलसिला खत्म हुआ। यानी रात भर रोहन पटनायक सो नहीं पाया। उस लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट की एयर होस्टेस को भी उसके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं थी। You are watching a Third Vampire Studios production. पर गलती रोहन पटनायक की ही थी। करीब 10 दिन पहले वो एक दूसरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट पर जा रहा था, जो कि रात की थी। उस दिन भी रोहन पटनायक की आंख लग गई थी, पर अचानक उसकी आंखों के ऊपर की रीडिंग लाइट चालू हो गई और उसकी नींद टूट गई। उसने परेशान होकर अपने बगल वाले पैसेंजर को देखा। वो पैसेंजर एक 70 साल का बुजुर्ग था, जिनका नाम था मनीष हेगड़े। उन्होंने मोटे चश्मे पहने हुए थे और वो सीट के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। आखिर में जब उन्हें वो चीज मिली, तब उन्होंने वो उठाकर अपनी जेब में डाल ली। जब सब कुछ हो गया और वो फिर से अपनी सीट पर बैठे, तब रोहन पटनायक ने उन्हें घूरा। हो गया सब, अब मैं थोड़ी देर सो जाऊं? अब सॉरी बेटा, मैं गोली ले रहा था और वो नीचे गिर गई थी। पर रोहन पटनायक को उनकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मुंह बनाकर लाइट बंद की और आंख बंद करके बड़बड़ाया भी, इनका क्या है, ये तो रिटायर हो गए हैं, सुबह जल्दी उठकर तो हमको काम पर जाना होता है। उस बेचारे बुजुर्ग ने चुपचाप अपनी गोलियां अंधेरे में ले ली। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, पर उस अंधेरे के चक्कर में उन्होंने एक गोली कम ली और दूसरी गोली जो ब्लड प्रेशर कम करने की थी, वो 2 बार ले ली। इस वजह से उनका ब्लड प्रेशर इतना नीचे गिर गया कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। प्लेन में कोई एडवांस मेडिकल फैसिलिटी ना होने के कारण मनीष हेगड़े वहीं गुजर गए। पर उनकी आत्मा रोहन पटनायक पर बहुत नाराज थी, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जान चली गई थी। न ही वो उन्हें डांटता, न ही वो अंधेरे में एक्स्ट्रा गोली लेते। इसीलिए मरने के बाद भी मनीष हेगड़े हमेशा रोहन पटनायक का फ्लाइट्स में पीछा करते और उसे कभी भी चैन से सोने नहीं देते। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you? Third Vampire Studios presents. सितंबर का महीना था। मुंबई में बारिश बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। जिनको घर से निकलने की जरूरत नहीं थी, वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए घर पर बैठ गए थे। पर जो बाहर जाने पर मजबूर थे या फिर बरसात होने से पहले ही बाहर निकल चुके थे, वो बीच सड़क में भीगते हुए बरसात को कोस रहे थे। वैसे मुंबई की अक्सर यही कहानी होती है। मई की भीषण गर्मी के बाद जून तक लोग बरसात के लिए तरस जाते हैं, और फिर जब उनकी खुशियों की घाघर बारिश के पानी से छलकने लगती है, तब वो फिर बरसात को कोसने लगते हैं। खैर, ये इंसानी फितरत है। कोई क्या करे, कोई क्या कहे। वैसे जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, उस दिन शाम का वक्त था। लोग ऑफिस से लौट रहे थे और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। गनीमत थी कि उस दिन भीषण बरसात में भी ट्रेन्स चल रही थी। ये सभी लोग
लोअर परेल के ऑफिसेस में काम करने वाले मिडिल क्लास कर्मचारी थे, जो अब ऑफिस से छूटते ही सीधे घर जा रहे थे। ऐसी बरसात में ऑफिस के बाद वड़ा पाव, भजिए या भेल खाने की फुर्सत कहाँ थी। और हमेशा की तरह पीक आवर्स में टैक्सी वाले शॉर्ट ट्रिप्स पर जाने के लिए इतरा रहे थे। इसीलिए लोग फुटपाथों पर चलते चलते अब लोअर परेल स्टेशन की तरफ जा रहे थे। पर रेलवे स्टेशन के करीब ही रास्ते के बाएं तरफ चलने वाले लोग लड़खड़ाकर गिर रहे थे। उन्हें देखकर अब सभी लोग ने उस तरफ से चलना बंद कर दिया था। पर उधर ऐसा क्या था कि वहां ऑफिसेस में काम करने वाले आदमी, औरतें और उनके साथ साथ कॉलेज के लड़के लड़कियां सभी गिर रहे थे। सच कहो तो कारण जानना आसान नहीं था, क्योंकि पानी लगभग घुटनों तक भर गया था। अरे रे, वो देखो, एक और आदमी गिरा। पर ये सब क्यों हो रहा था? You are watching a Third Vampire Studios production. दरअसल बात ये थी कि वहीं बगल की एक पुरानी चौल में कुछ दिनों पहले ही एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उनकी उम्र 75 साल थी और उनका नाम था तुषार सावंत। लोग उन्हें प्यार से तुषार काका कहते थे। रिटायरमेंट के बाद तुषार काका कई सालों तक चौल के बरामदे में खड़े होकर ऐसे ही बरसात वाले दिनों में सभी को बताते कि रास्ते की बाईं तरफ एक मैनहोल का ढक्कन खोला गया है और इसीलिए वो संभाल कर चलें और उस तरफ से ना जाएं। उस मैनहोल का ढक्कन कोई ना कोई आसपास रहने वाला बंदा निकालकर साइड में रख देता, ताकि बरसात का पानी बहकर अंदर चला जाए और उस गली में जमा ना हो। पर इस वजह से आने जाने वाले लोगों को खतरा होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं था कि वहां एक खुला हुआ मैनहोल है। इसीलिए तुषार काका बरामदे में खड़े होकर उन्हें आगाह करते। अब मरने के बाद भी तुषार काका वही कर रहे थे, पर चूंकि वो लोगों को ये बात उतनी ही सहजता से बता नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो कुछ लोगों को वहां पहुंचने से पहले ही हल्के से गिरा रहे थे, ताकि वो सीधे चलते चलते जाकर मैनहोल में ना गिर जाएं। और उन गिरे हुए लोगों को देखकर उनके पीछे चलने वाले लोग खुद ब खुद रास्ते के दाएं तरफ चलने लगते। भगवान को प्यारे होने के बाद भी तुषार काका एक अच्छे मुंबईकर की तरह अपना फर्ज निभा रहे थे। Hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?